हाय दोस्तों, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व मानी गई। अर्थात ये प्रश्न से पूछे जाते हैं कि किस पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व मानी गई। तो आपका आंसर होगा कार्बन 14, रेडियो कार्बन 14। फिर प्रश्न 2 भी है कि सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। ये बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया, तो राय बहादुर दयाराम साहनी। फिर सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा काश युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। प्रश्न नहीं पूछे जाते, प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। मतलब सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता जो थी नगरीय सभ्यता थी। प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही नगर की संज्ञा दी गई। अर्थात सवाल ऐसे भी आ सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में कुल कितने नगरों की संख्या थी, तो आपको हो जाएंगे 6। ये नगर कौन कौन से थे, तो पहला मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरे नंबर पर गनवारी वाला, चौथा धौलवीरा, 5वां राखीगढ़ी एवं 6वां कालीबंगन। फिर प्रश्न ये भी आता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, मतलब जिस समय स्वतंत्रता प्राप्त की गई, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए, वो खोजे गए थे गुजरात में। वो कहाँ खोजे गए थे, गुजरात में खोजे गए थे। उस समय का सबसे जो फेमस था जगह और सर्वाधिक जो सबसे ज़्यादा वहाँ से पुरातात्विक खोजे गए वो गुजरात से खोजे गए थे। फिर है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है वो कराएंगे। इसमें है लोथल, जो ये प्रश्न है बहुत बार पूछे जा चुके हैं। लोथल एवं सुतकोदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। प्रश्न ये भी पूछा जा चुका कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से बंदरगाह हैं, तो आप ऑप्शन देखेंगे उसमें होगा लोथल एवं सुतकोदा। जुटे हुए खेत के साक्ष कई बार पूछे जा चुके हैं। जुटे हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगन से। ये जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है किस जगह से प्राप्त हुआ है, कालीबंगन से। फिर ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। मतलब यह था कि मोहनजोदड़ो से सबसे जो बड़ी इमारत पाई गई थी उसका नाम क्या था, तो वो था अन्नागार। फिर है मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा था। हालांकि ये छोटे मोटे एग्जाम में नहीं पूछे जाते, बीपीएससी में पूछे जाते हैं। फिर इसमें दिया गया है, ये कई बार पूछे जा चुके हैं प्रश्न जो ये वाले हैं। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ। अर्थात प्रश्न आती है कि अग्निकुंड सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो वो हो जाएंगे कालीबंगन और क्या, लोथल। फिर है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल्प पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंस विराजमान है। तो ये प्रश्न तो उतना नहीं पूछे गए, लेकिन ये पूछे जा चुके हैं कि मोहनजोदड़ो से किसकी मूर्ति मिली है, तो नर्तकी का एक कांस्य मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो एक जगह है जहाँ से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। और ये प्रश्न में बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है, तो आपका आंसर हो जाएंगे मोहनजोदड़ो। फिर जो नेक्स्ट सवाल है उसमें दिया गया है, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मतलब हुआ कि हड़प्पा की मोहरों पर किस पशु की सबसे ज़्यादा अंकन मिलता है, तो वो है एक श्रृंगी। फिर है नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट में ये बोलता है कि मनके बनाने, मनके ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं।
मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनपत्रों में मिले हैं। सवाल ये आते हैं कि मनके बनाने के कारखाना कहाँ मिले हैं, तो लोथल एवं चनपत्रों में। फिर है सिंधु सभ्यता की लिपि, ये भी पूछे जा चुके हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यह लिपि किधर से किधर से, मतलब किस ओर से किस ओर लिखी जाती थी, तो यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पंक्ति दाईं से बाईं ओर, पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। तो ये प्रश्न भी आई है, पूछा जा चुका सवाल कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो आपका आंसर होगा भाव चित्रात्मक। यह लिपि किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में लिखी जाती थी, तो दाईं से बाईं ओर। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, बहुत बार पूछा जा चुका है, कहता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पट्टी अपनाई। प्रश्न ऐसे आते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पट्टी अपनाई थी, तो ग्रिड पट्टी। फिर नेक्स्ट सवाल, घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में जितने भी घर बने हुए थे उनके दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर नहीं खुलती थी, वो किस डायरेक्शन में खुलती थी, तो पीछे की ओर। फिर है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि एक नगर था लोथल जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सवाल ऐसे आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से ऐसे नगर है जिनके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, तो वो थे लोथल। इस पर ध्यान रखिएगा, लोथल। फिर है, ये भी सवाल पूछे जा चुके हैं कि सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल क्या थी, तो उस समय का मुख्य फसल था गेहूँ और जौ। कई बार पूछे जा चुके हैं। फिर है, सिंधुवासी मिठास के लिए क्या प्रयोग करते थे, तो सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनमें धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। ये भी सवाल पूछा जा चुका है कि रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। सवाल कैसे आते हैं, सवाल आते हैं कि लोथल मतलब किस जगह से चावल के दाने मिले हैं, तो वो हो जाएगा रंगपुर एवं लोथल जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। सवाल कभी कभी ये भी पूछ देता है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से धान होने की अर्थात धान की खेती होने की प्रमाण मिलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा रंगपुर एवं लोथल, रंगपुर एवं लोथल। फिर है, चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुआ, अर्थात चावल जो लोग उपजाते थे उसका प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला, लोथल से मिला। फिर है, सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल जैसे संधवकालीन घोड़े के अस्थि बने मिले हैं। नेक्स्ट सवाल है कि तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी, अर्थात सिंधु सभ्यता में जो माप तौल की इकाई थी वो 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाले बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। ये तो उतना नहीं पूछे जाते। नेक्स्ट सवाल ये पूछे जाते हैं कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से। ये भी उतना प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। प्रश्न ये पूछे गए हैं कि हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्गों के हाथों में था, अर्थात उस समय जो हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति थी उसका शासन व्यवस्था वणिक वर्गों के हाथों में रहता था। फिर नेक्स्ट सवाल ये भी कहा जाता है, ये प्रश्न तो कई बार पूछे जा चुके हैं, पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। अर्थात सवाल ऐसा आता है कि सिंधु सभ्यता के कौन से ऐसे 2 शहर हैं, 2 नगर हैं जिन्हें जुड़वा राजधानी कहा गया, तो वो है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा करते थे, अर्थात सिंधु सभ्यता के लोग जो थे धरती माता की पूजा किया करते थे। ये भी सवाल पूछे जा चुके हैं। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं, अर्थात जो हम लोग आज वृक्ष पूजा करते हैं और शिव जी की पूजा करते हैं वो भी उसका भी प्रमाण मिला है कि इनकी भी सिंधु सभ्यता में पूजा की जाती थी। सवाल ये पूछे जा चुके हैं कि स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। ये पूछे जा चुके हैं कि स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना अर्थात सूर्य की पूजा का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, अर्थात सिंधु घाटी नगर में किसी भी मंदिर में मतलब मंदिर का अवशेष नहीं मिला। इससे भी स्पष्ट होता है कि लोग मंदिरों में पूजा नहीं करते होंगे। ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी को उपासना सर्वाधिक प्रचलित है, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में
मातृदेवी अर्थात माताओं की ज़्यादा उपासना की जाती थी। और ये सवाल पूछे भी जा चुके हैं कि सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, तो मातृदेवी। पशुओं में कुबर वाला सांप इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। पशुओं में कुबर वाला सांप इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृशतात्मक था। ये भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि जो सैंधव समाज था वो कैसे शतात्मक था, तो वो था मातृशतात्मक। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। जो सैंधववासी थे मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग रहने वाले थे वो कौन से वस्त्र पहनते थे, तो पहला तो वो सूती पहनते थे और दूसरा ऊनी वस्त्र पहनते थे। फिर है उन लोगों का मुख्य जो खेल था वो क्या क्या था, जो हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कौन से खेल खेलते थे। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि मनोरंजन के लिए सैंधववासी क्या करते थे, तो पहला वो मछली पकड़ा करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी का काम था मछली पकड़ना, फिर है शिकार करना, फिर है पक्षियों को आवास में लड़ाना, मतलब पक्षियों को आपस में लड़ाना, फिर है चौपर और पासा खेलना, जिससे हम लोग लूडो बोलते हैं, गेम बोलते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने मनोरंजन के लिए कौन से खेल खेला करते थे। तो आपका आंसर हो जाएगा मछली पकड़ना, शिकार करना, पक्षियों को घरों में लड़ाना और चौपार एवं पासा, ये सभी खेल खेला करते थे। ये प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अर्थात सवाल ऐसे आएंगे कि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे किस डिजाइन के बर्तन तैयार करते थे, तो वो थे काले रंग की डिजाइन होती थी उनकी और लाल मिट्टी के बर्तन होते थे। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। उस समय जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो लोग तलवार से अनभिज्ञ थे, अर्थात तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। ये सवाल नहीं पूछा जा चुका है, सवाल ये पूछा जा चुका है कई बार भी है। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में भी पर्दा प्रथा थी और वेश्यावृत्ति थी। ठीक है, ये सवाल पूछा जा चुका है कि पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी या नहीं थी, तो प्रचलित थी। वहाँ की एक और इम्पोर्टेंट बात जो कई बार पूछे जा चुके हैं, शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। जैसे मतलब कोई व्यक्ति मर गया तो उसे जलाया भी जा सकता है, गाड़ा भी जा सकता है, ये धर्म के अनुसार होती थी। तो कुछ शवों को जलाने की प्रथा थी और कुछ को गाड़ने की। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। हड़प्पा एक ऐसी जगह थी जहाँ शवों को दफनाया जाता था, जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा थी। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधियाँ भी मिली हैं। लोथल और कालीबंगन ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से ऐसे दो शहर हैं, कौन से ऐसे दो नगर हैं जहाँ पे युग्म समाधियाँ मिली है, तो वह है आपका लोथल एवं कालीबंगन। फिर है सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या था, बाढ़ था। ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है कि सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे मुख्य कारण क्या था, तो आपका आंसर हो जाएंगे बाढ़। फिर है आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। जो मिट्टी आग में पका दी जाती थी, ये भी पूछा जा चुका है, जो मिट्टी आग में पका दी जाती थी उन्हें क्या कहा जाता था, टेराकोटा। तो ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपको सिंधु घाटी सभ्यता से, और इन प्रश्नों को आप डिवाइड करते रहें। अभी और भी जो इसके इम्पोर्टेंट है वो है वहाँ के मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ इम्पोर्टेंट स्थल हैं, जगह हैं, नदी हैं और खननकर्ता हैं, एवं वहाँ की सामान्य स्थिति और वर्तमान स्थिति क्या थी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला सवाल आपका पूछा जा चुका है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता। सवाल ऐसे आता है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो हो जाएंगे रावी नदी के किनारे। फिर ये भी था कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन किसने किया, तो वो थे दयाराम साहनी एवं माधव सप्रू। प्रश्न पूछे जा चुके हैं। प्रश्न ये भी पूछे जा चुके हैं बीपीएससी के एग्जाम में कि हड़प्पा सभ्यता की स्थिति क्या थी, तो उस समय वो पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला में पड़ती है। मतलब अभी भी वो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में ही है।
सवाल नंबर 2 पूछे जाते हैं, इधर स्थिति तो उतना ही पूछे जाते हैं जितना ये पूछे जाते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो रखालदास बनर्जी। इसके उत्खनन कब किए गए? तो 1922 ईस्वी में। चंद्रहुदरो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे पूछे जा चुके हैं। इनके उत्खननकर्ता कौन थे? गोपाल मजूमदार। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं इनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल। ये सभी जो जगह हैं, एक लोथल है जो बहुत बार पूछे जा चुके हैं। और हम लोग कालीबंगन के बारे में देखेंगे। तो कालीबंगन है, ये घग्गर नदी के किनारे हैं। इनके उत्खननकर्ता हैं बीबी लाल एवं बीके थापर। फिर है कोटतीजी। कोटतीजी आपको सिंधु नदी के किनारे है और इसके खोजकर्ता हैं फजल अहमद, उत्खननकर्ता। फिर है रंगपुर। रंगपुर आपको मादर नदी के किनारे है और इनके खोजकर्ता हैं रंगनाथ राव। रोपर सतलज नदी के किनारे है, इसके खोजकर्ता हैं उत्खननकर्ता हैं यगदत्त शर्मा। फिर है आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी के किनारे। ये भी पूछा जा चुका है कि आलमगीरपुर इस नदी के किनारे है, तो वो है हिंडन नदी के किनारे और इसके खोजकर्ता कौन है? यगदत्त शर्मा। फिर है सुटका गंडोल, यह दासक नदी के किनारे है और इसके खोजकर्ता हैं ऑरेंज स्टाइल। तो ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खास करके इनके शहर और इन किस नदी के किनारे बसा हुआ है वो। और जो उत्खननकर्ता का नाम पूछता है वो मुख्य रूप से 4 को पूछता है। जैसे पहला हो गया हड़प्पा, हड़प्पा के उत्खननकर्ता ही पूछ लेते हैं। मोहनजोदड़ो का पूछ लेते हैं। कालीबंगन को तो पूछते हैं और एक था लोथल। ये सभी के उत्खननकर्ता भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मतलब एक बार नज़र में रखकर एग्जाम में चाहिए। फिर एक जगह है जो हम लोग देखेंगे बनवाली, ये रंगोई नदी के किनारे है। जो बनवाली जगह है वो रंगोई नदी के किनारे है और इसके खोजकर्ता हैं रविंद्र सिंह बिष्ट। तो यहाँ से हम लोग समाप्त करते हैं इसे। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में।